जय हिंद दोस्तों। आज फिर लॉकडाउन के अंतिम दिन हम एक नई समस्या से रूबरू हो रहे हैं और ये समस्या खास तौर पे महिलाओं में ज़्यादा होती है। पीसीओडी की समस्या, और इसका नाम है, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। चूँकि ओवरी लगी हुई है तो ओवरी यानी अंडाशय, तो ये महिलाओं के लिए ही स्पेसिफिकली है। इसका जो पुरुषों में काउंटर पार्ट होता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। थोड़ा सा हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले ये पीसीओडी एक बहुत ही आज के ज़माने में बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, ख़ास तौर पे मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की। यहाँ दो तीन चीज़ें क्लियर कर लें। मेंसेस, पीरियड्स, माहवारी, महीना, मेंस्ट्रुएशन, ये सब एक ही चीज़ के, जो माहवारी हर महीने होती है उसके लिए हम टर्म्स यूज़ करते हैं। तो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन यानी जो महिलाएं जिस उम्र में उनको माहवारी चालू रहती है उस दौरान की ये समस्या है। और यंग गर्ल्स में आजकल ये बीमारी बहुत कॉमन है और इसका पुरुषों से कोई संबंध नहीं, पर जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट होता है वो जो दूसरा काउंटर पार्ट होता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिसमें डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है। ये बीमारी महीना ख़त्म होने यानी मेनोपॉज जब हो जाता है महिलाओं को, तो उसके बाद इसका कोई ख़ास महत्व नहीं होता और लगभग 10% महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं, जो इस उम्र की महिलाएं होती है। और हमारे देश में लगभग 10 लाख लोग 10 लाख महिलाएं प्रतिवर्ष इससे और पीड़ित हो जाती हैं और पूरे विश्व में इसका आंकड़ा लगभग 116 मिलियन, लगभग यानी लगभग 11 करोड़ महिलाएं इससे पीड़ित है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी कॉमन बीमारी है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण या तो माहवारी नहीं आना या माहवारी इर्रेगुलर होना, यानी जो अक्सर महिलाओं को एक नियम रहता है, यूजुअली 28 डेज की साइकिल होती है मेडिकली, तो वो 30, 32, 35, किसी की 40 दिन, किसी की 35 दिन, पर हर वक्त वो जितने दिन में होती है उतने ही दिन में रहनी चाहिए। अगर वो कभी कम, कभी ज़्यादा या हर बार ज़्यादा ही होती जाती है तो इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं। तो वो इर्रेगुलर मेंसेस नहीं होना चाहिए या महीना बंद नहीं होना चाहिए। फिर इसके वजह से इसमें क्या होता है कि कई महिलाओं को अनचाहे स्थानों पे अनचाहे बाल, जैसे सीने पे बाल आना, दाढ़ी और मूछ जैसे बाल आ जाना। कई महिलाओं को तो फ्रेंकली जिस प्रकार से दाढ़ी होती है पुरुषों की, उस तरह से उनको दाढ़ी आ जाती है। तो ये एक समस्या होती है। और इसके बाद बच्चा होने की संभावना, जो महिलाएं पीसीओडी से पीड़ित है, शादी के बाद भी उनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो ये एक और बड़ी समस्या होती है। और इसके कुछ लक्षण देख के आप खुद पता लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि मोटापा इसमें हो ही। कई महिलाओं को, कई लड़कियों को मोटापा नहीं होता, वज़न कम रहता है, उसके बावजूद उन्हें पीसीओडी की समस्या हो सकती है। आजकल दुबली पतली लड़कियों में पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें कुछ और भी चीज़ें रहती है, पर वो आम पब्लिक के लिए उसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद इसमें अगर आपके सेक्स हार्मोन्स में पुरुषों के हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके चेहरे पे मुहासे या एकने जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। फिर इसके जब ये पूरे फुल फ्लेजेड फॉर्म में होता है तो इस बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, जो इसका मेटाबॉलिक काउंटर पार्ट है। तो उसके वजह से आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या प्री डायबिटीज़ की स्थिति या डिसलिपिडीमिया, ये सब आपको साथ में हो सकते हैं। डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना और ख़राब कोलेस्ट्रॉल जैसे ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी आपको डायबिटीज़ हो उसके पहले की स्थिति, प्री डायबिटिक स्टेट जो बोलते हैं हम, वो प्री डायबिटीज़ पहले हो जाती है। तो ये इसकी खास और मुख्य लक्षण होते हैं।
और इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की, आखिर होता क्यों है। तो आजकल जो एक स्टैटिक लाइफ स्टाइल है, कंप्यूटर और लैपटॉप और आईपैड्स, इनका एक्सपोजर ज़्यादा है, इसलिए यंग गर्ल्स में ये ज़्यादा हो रहा है। परंतु बेसिक इसकी जो बेस में इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो सेक्स हार्मोन्स। मैं सेक्स हार्मोन्स का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी गोनेडोट्रोपिन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, उन सब का एक फाइन प्ले होता है। और वो फाइन प्ले मिलके आपको, जैसे मेंसेस के दौरान आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष तक किसी भी लड़की को 13 या 14 या 15 वर्ष जब पहली बार महीना आता है उसको मेनार्क बोलते हैं। तो ये हार्मोन्स तब तक सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, यानी पड़े रहते हैं, डॉर्मेंट पड़े रहते हैं। पर जैसे ही उसकी यौवन अवस्था आती है तो ये हार्मोन जागृत हो जाते हैं या एक्टिव हार्मोन हो जाते हैं, या उनका इंटरप्ले, उनका रेशो इस प्रकार से होता है, देन शी स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएटिंग, वो मेंसेस उसको होने लगते हैं। तो ये जो इसका फाइन प्ले है या इन हार्मोन्स का जो रेशो रहता है एक पर्टिकुलर अनुपात में, वो डिस्टर्ब होता है, तो ये पीसीओडी वाली सिंड्रोम पैदा होती है। इसमें एक और चीज़ होती है कि हर महिला में पुरुष हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, और हर पुरुष में भी फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन होते हैं। हम कई बार देखते हैं पुरुषों में भी उनके स्तनों का विकास हो जाता है, तो ये खासतौर पे मोटे लोगों में, तो ये वो लाइपोमास्टिया होता है, वो स्तन नहीं होते, वो फैट डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो पुरुष हार्मोन और महिला हार्मोन, जो दोनों के ये जो सेक्स हार्मोन है, अगर इनका अनुपात गड़बड़ा जाए तो पुरुषों में महिलाओं के लक्षण और महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आने लगते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी या क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, या एड्रिनल उस ग्लैंड में, महिला में एड्रिनल ग्लैंड में मेल सेक्स हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाए, तो उसको महिला और पुरुष दोनों के लक्षण आपस में इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे उसकी आवाज़ मोटी होना, उसको दाढ़ी मूंछ आना, और उसको मेंसेस नहीं आना, बच्चे नहीं होना, ये सब चीज़ें उसको हो सकती है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन से हार्मोन्स होते हैं? LH-FSH जो आप समझ सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो फिर इसका दूसरा काउंटर पार्ट भी साथ में आता है, वो होता है जो मैंने अभी बताया मेटाबॉलिक पार्ट, दैट इज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। फिर इसके साथ और कई बीमारियां हो सकती है, जैसे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? थायराइड की बीमारी, खासतौर पे हाइपोथायराइडिज्म, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन फीमेल्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स आर हाइपोथायराइडिज्म, है ना। तो आप अगर महिलाओं की सारी बीमारियों को इकट्ठा करें तो उसमें सिर्फ 2 बीमारी सबसे ऊपर आएगी, वो है एक पीसीओडी और एक हाइपोथायराइड, और उसके बाद सारी बीमारियां, दूसरे ब्लड प्रेशर, मोटापा और ये सब चीज़ें आती रहेगी। मोटापा इसके साथ हो सकता है, प्री डायबिटीज़ मैंने बताया, कुछ महिलाएं किसी वजह से स्टेरॉइड ले रही है तो उसमें भी ये हार्मोन का असंतुलन वो स्टेरॉइड की वजह से पैदा हो सकता है। जैसे स्किन के लिए स्टेरॉइड लगता है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए लगता है, गठिया जो बीमारी होती है। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल ग्लैंड होती है जहाँ पर हमारे बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो, कोई एंजाइम डिफेक्ट हो, तो मेल सेक्स हार्मोन्स या फीमेल सेक्स हार्मोन्स कम बनने लगते हैं और मेल सेक्स हार्मोन महिलाओं में ज़्यादा बनने लगते हैं, या फीमेल सेक्स हार्मोन बनते ही नहीं है। तो ये जब स्थितियाँ होती है तो उसको कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, और ये आपको ये सब समस्याओं को जन्म दे सकता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड में एक और बीमारी होती है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें स्टेरॉइड आपके एड्रिनल ग्लैंड में बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, आप ऊपर से नहीं ले रहे पर आपके शरीर के अंदर ही ज़्यादा बनने लग गए। तो कुशिंग सिंड्रोम, उसमें चेहरा चांद के जैसा हो जाता, मतलब बहुत फूल जाता, सूज जाता, मोटापा होता है, और उसमें शरीर पे नीले नीले या पिंक स्ट्राया हो जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के बाद होते हैं, ऐसे मोटी महिलाओं में या मोटे पुरुषों में भी वो पिंक स्ट्राया आ सकते हैं, जो जैसे आपने चमड़ी खींच दी हो, या जो प्रेग्नेंट महिला है वो समझ सकती है कि ये किस प्रकार से दिखते हैं। तो ये इसकी जो इसके कारण है वो ये होते हैं। अब इसका डायग्नोसिस क्या करें? यदि आपको किसी लड़की को पहली बार मेंसेस आए हैं
और उसको पहले 1 या 2 साल तक ये इरेगुलरिटी रहती है तो कोई खास बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। परंतु ये हमेशा बना रहे, यानी सपोज 13 साल में किसी लड़की को मेंसेस चालू हुए, इस एज को मेनार्क बोलते हैं, और ये इसके बाद अगर 1 या 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम ले लें, 2 साल के बाद भी ये इरेगुलरिटी चलती रहती है, तो आपको महिला विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए कि मुझे ये समस्या क्यों हो रही है, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जैसे हार्मोन स्पेशलिस्ट। तो जब वो फिर एग्जामिन करके और आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, उसमें मुख्य है अल्ट्रासाउंड, पेट की सोनोग्राफी। उसमें आपके अंडाशय में कुछ सिस्ट बने हुए मिलते हैं। जरूरी नहीं हर पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये सिस्ट मिले, पर ऐसा मिल सकता है। फिर आपके जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें ब्लड शुगर, खासतौर पे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो डायबिटीज़ की जांच होती है, ताकि पता चले कि कहीं आप प्री डायबिटीज़ में तो नहीं जा रहे हैं। फिर आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल कम और ख़राब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, एलडीएल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और एचडीएल कम है। फिर ब्लड शुगर, थायराइड फंक्शन आपको रूटीनली करना चाहिए। और फिर ये सेक्स हार्मोन्स या गोनेडोट्रोपिन्स या जो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन्स निकलते हैं, इनके बहुत सारे नाम से हम पहचानते हैं। वो डॉक्टर आपकी परिस्थिति के अनुसार उसको देखकर, जैसे किसी को बाल ज़्यादा है तो हम टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, वो भी हम कराते हैं। फिर उसमें होते हैं जो हार्मोन्स के कुछ नाम मैं बता देता हूँ, LH, FSH, डिहाइड्रोएपी, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन लेवल मुख्य होता है। जब मेटाबॉलिक काउंटर पार्ट को आप बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। यदि आपके गर्दन के पीछे काले काले जैसे मैल जम जाता है, जहाँ हम यूजुअली चेन पहनते हैं या नेकलेस पहनते हैं, तो हमें लगता है वो मेल जम गया है। तो वो मेल नहीं, वो काले काले धब्बे हम बहुत रगड़ रगड़ के निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो निकलते नहीं है। वो मेल नहीं होता, वो अकेंथोसिस निग्रिकन्स होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक लक्षण होता है। उसको देख के आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ अंडर आर्म्स में भी आपको ऐसे ब्राउन, वेलवेटी, ब्लैक टू ब्राउन कलर के वेलवेटी स्पॉट्स मिलते हैं। ऐसा ही आपको ब्रेस्ट के नीचे हो सकता है, कोहनियों पे हो सकता है, हाथों के ये नकल्स पे हो सकता है। तो ये जब लक्षण हो तो आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो काउंटर पार्ट है, इसका मेटाबॉलिक काउंटर पार्ट है, वो पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। पर पुरुषों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो पुरुष होते हैं, उनमें ओवरी नहीं होती, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज उनमें बिल्कुल नहीं हो सकती। अब इसका हम आगे इसका ट्रीटमेंट क्या करें? तो जो बीमारी है पहले तो वो पता लग जाए तो हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट करें। थायराइड है तो थायराइड का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ हो रही है तो उसको हम खाने पीने में वो कंट्रोल करें। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग मोटे हैं वो वज़न कम करना। वज़न कम अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती। तो मोटे लोगों के लिए वज़न कम करना बेहद ज़रूरी है। और आजकल मैंने कहा कि दुबली पतली लड़कियों में भी ये समस्या बहुत कॉमन हो गई है। तो उन्हें हो सकता है थोड़ा वज़न बढ़ाना भी पड़े, वो इसलिए कि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, दैट में आल्सो लीड टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाना है। तो मैं हमेशा मेरा ये फेवरेट वाक्य है कि धनाभाव यानी पैसे की कमी एक बीमारी है, तो धन वर्षा यानी पैसे की अधिकता एक महामारी है। तो वैसे ही मैं ये मोटापे और दुबले के लिए बोलता हूँ, दुबलापन भी बीमारी है और मोटापा भी बीमारी है। दोनों ही बीमारी है, दुबलेपन में ऊपर लाना है और मोटापे में नीचे ले जाना है। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वेट रिडक्शन के लिए खाने पीने में परहेज, रेगुलर एक्सरसाइज, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और रेगुलर एक्सरसाइज वज़न बढ़ाने के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मसल मास बढ़ता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स का मास बढ़ता है और फैट का मास कम होता है। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि खाने पीने में परहेज, वज़न कम करना मोटे लोगों के लिए, और एक्सरसाइज दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में मसल मास की कमी होती है। मोटे होने के बावजूद आपका मसल मास कम हो सकता है। तो वो मसल मास बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज। फिर आपको कोई बीमारी है थायराइड, तो उसका ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड ले रहे हैं तो कोशिश करके उन्हें बंद करें। और कोई
आपको दूसरी वजह से कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा रही जिनसे वज़न बढ़ता है, तो उसको अवॉइड करें। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोन के बनने और उनके रेशो में गड़बड़ करती है, तो वो जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो उसका इलाज भी हो सकते हैं, वो उसका कारण भी हो सकते हैं। फिर इंसुलिन सेंसिटाइज़र, एक मेटफॉर्मिन नाम की दवा आती है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि हमें दवाइयों के नाम नहीं बोलना चाहिए, परंतु ये बहुत कॉमन है और हर लड़की या जिसको ये महिला जिसको ये समस्या है वो उससे वाकिफ़ होती है कि उसको मेटफॉर्मिन नाम की दवा चल रही है। तो ये मेटफॉर्मिन एक बहुत कॉमनली यूज़ इसमें दवाई होती है, परंतु उसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करें। फिर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आपके मेंसेस रेगुलर करने के लिए दिए जाते हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स दिए जाते हैं। फिर इनफर्टिलिटी यानी बच्चे नहीं हैं तो बच्चों के लिए उसका एक अलग तरीके से इलाज होता है, उसमें पुरुषों का भी जांच होना जरूरी है कि महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं और पीसीओडी है तो ये मान के नहीं चलें कि वो महिला पीसीओडी के वजह से ही बच्चे नहीं हो सकता है पुरुष में भी कमी हो, उसमें स्पर्म्स नहीं बन रहे हों, उसको एंजियोस्पर्मिया हो। अगर उसके स्पर्म्स ही नहीं बन रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से बच्चे संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। फिर आपको बहुत अनचाहे बाल हैं तो अनचाहे बाल के लिए भी एंड्रोजन एंटागोनिस्ट देते हैं, हार्मोन्स जो मेल सेक्स हार्मोन्स की इफेक्ट को कम करते हैं। तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, परंतु जब अनचाहे बाल होते हैं खासतौर पे चेहरे पे तो महिलाओं के लिए बहुत कष्टदायक होते हैं क्योंकि ये सुंदरता में बाधक होता है। तो उसका ये मेरे पास बहुत सारे लोग महिलाएं इस प्रकार से आती है कि ये बाल एक बार दवा लें और ख़त्म हो जाए। तो जो बाल आपके बढ़ चुके हैं वो कभी कम नहीं होते। आप दवा लेंगे तो उनकी ग्रोथ रेट, सपोज आपको हर महीने में 2 बार या 3 बार या उसको या तो शेव करना पड़ता है या उसको ब्लीच करना पड़ता है या उनको इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं आप, तो वो स्पीड कम होती है धीरे धीरे लगातार इलाज लेने से, और ये बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर मोटापे की वजह से हुई है, वज़न बहुत ज़्यादा है और अगर आप उसको वज़न कम कर लेते हैं तो फिर आपको वो ठीक हो सकती है, परंतु अदरवाइज अगर ये बेसिकली अंदर अंडाशय की तक वहाँ से ही आपको हार्मोन सिंथेसिस में गड़बड़ है तो ये ठीक नहीं हो सकती। तो इसको जब तक आपको जो जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ेगा। जैसे अनचाहे बाल हैं तो ज़िंदगी भर चलेगा, हो सकता है वो मेनोपॉज के बाद ठीक हो जाए। कई महिलाओं को मैंने देखा है कि उनको प्रेगनेंसी होने के बाद वो जो डिस्टर्बेंस है, हार्मोन डिस्टर्बेंस, वो अपने आप करेक्ट हो जाता है, तो उनकी वो जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने लायक है। अब जैसे किसी 80 किलो वज़न है किसी महिला का, उसको पीरियड्स इरेगुलर है, 20 किलो वज़न कम करने से उसका पीरियड्स भी रेगुलर हो जाता है और उसको गर्भ भी ठहर जाता है और बाकी सब चीज़ें ठीक हो सकती है बगैर दवाई के। तो ऐसा संभव है, परंतु जब उसका वज़न बढ़ेगा तो फिर दूसरी बीमारियां जो इसका मेटाबॉलिक काउंटर पार्ट है उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये लाइलाज बीमारी है एक तरह से ज़िंदगी भर। आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही है लाइफस्टाइल डिसीजेस है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हाइपोथायराइड लाइफस्टाइल डिसीज़ नहीं है, परंतु उसका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में रोल है। तो हमें इन चीज़ों के लिए ज़िंदगी भर ध्यान रखना चाहिए। तो इतना ही इसके बारे में है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में। और कुछ आपके सवाल, अभी तक तो मेरे सामने कोई सवाल आया नहीं है। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप डायरेक्ट इस पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दूं। या आपका अभी कोई सवाल है, मैं 1 मिनट तक रुकता हूं, तो कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। परंतु इसमें कोई भी चीज़, इसकी जानकारी देने का मकसद सिर्फ यही है कि इसको कई लोग गाँव में आज स्पेसिफिकली गाँव में आज भी इसके लिए कई लोग झाड़ फूक और ओझा, वो हर बीमारी के लिए, खासतौर पर मिर्गी की बीमारी के लिए तो लोग बहुत जाते हैं। तो कुछ इस बीमारी के लिए भी कुछ लोग जाते हैं। मेरे पास ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो किसी भी महिला को हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो अपने हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में सिर्फ होता है कि हमारी दिनचर्या स्वस्थ दिनचर्या हो
और हम स्वस्थ भोजन करें, उसमें परफेक्ट क्वांटिटी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हो। आजकल प्रोटीन की बहुत कमी हो गई है, ख़ास तौर पे वेजिटेरियंस में प्रोटीन की बहुत कमी होती है, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करें, वेजिटेरियन प्रोटीन। और सबसे अच्छा उसका स्रोत होता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन इज स्प्राउट्स। जो वेजिटेरियंस है उनके लिए स्प्राउट सबसे अच्छा सोर्स होता है। फिर अगर दुबले पतले हैं तो मूंगफली दाने भी उसका बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो इन चीज़ों को हम अपना कर और इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, गुड लक।